हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं BSPHCL का। किसका? BSPHCL का जो जूनियर इंजीनियर GTO का निकला है, उसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिएगा कि आपका जो है वो जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा एंड टेक्निकल पेपर होगा। ये जो टोटल पेपर है ये आपके होंगे 100 नंबर्स के। कितने का? 100 नंबर्स के होंगे और आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 1 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा और 2 आवर्स जो है इसका टाइम रहेगा। तो अब बात करते हैं कि किस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज का जो वेटेज रहता है वो वेटेज हमारा कितना है? जनरल नॉलेज का जो वेटेज है बाबू वो है 10 नंबर्स, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 नंबर या 10 नंबर से रहेंगे। अगर इंग्लिश 5 नंबर का होता है तो कंप्यूटर जो रहेगा वो आपका 15 नंबर का होगा। लेकिन अगर इंग्लिश 10 नंबर का हो जाता है तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो ज़्यादा चांस है कि 5 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 10 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। और उसके अलावे आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा। चलिए अब इन सब का थोड़ा डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। तो ये है हमारा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री है, फिर है आपका ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें तो इन सब के लिए लूसेंट का बुक आता है, दैट इज़ द इनफ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम बात करें, साइंस के लिए स्पेशली, तो आप NCERT फॉलो अप कर सकते हैं 10th क्लास का, 9th और 10th का। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 9th का भी देखिए, अदरवाइज 10th का भी देखिए। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए जो है आप अगर आप दर्पण पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो अरिहंत या टारगेट का जो है, अरिहंत का युवा या टारगेट का एक पत्रिका आता है मंथली बेसिस पे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो है आपका लूसेंट का बुक इनफ होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालॉजी होगा, सिमिलैरिटीज़ होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और रिलेशनशिप होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिकल नंबर एंड सीरीज होगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग होगा। इसके लिए आप बोलो जो है कोई भी बुक रीजनिंग का फॉलो अप कर सकते हैं जो बेसिक में हो। अदरवाइज एक कोई चौहान करके हैं, उनका बुक आता है, वो भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, एरर डिटेक्शन हो सकता है, आइटम्स एंड फ्रेज होगा और पैसेज कंप्रीहेंशन होगा। पैसेज में क्या होगा कि आपको पैसेज छोटा सा कहानी दे दिया जाएगा, उसी से अगर 10 नंबर का रहा तो ये पैसेज कंप्रीहेंशन जो है 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे एक से ही, और बाकी सब एक एक दो करके रहेंगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख लीजिए 5 या 10 जो भी आता है, बट ज़्यादा चांस है कि चूँकि बिहार है तो इसलिए 5 नंबर ही ज़्यादा चांसेस है आने का। उसके बाद है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपको व्याकरण होगा, ठीक है, व्याकरण होगा और समानार्थक शब्द होंगे, कंप्रीहेंशंस जैसे कहानी वगैरह लिखा रहेगा उससे आंसर बनाना होगा, और रिक्त स्थानों को भरने के लिए हो सकता है, और शुद्धिकरण के लिए होगा, वाक्य को शुद्ध करने के लिए हो सकता है। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स मतलब आपका जो है उल्टा शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द वगैरह आ सकते हैं। फिर मुहावरे वगैरह रहेंगे। तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये 10 नंबर का रहता है जनरल हिंदी। आगे अगर हम बात करें कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके बारे में हम अगर बात करें तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स देख लीजिएगा और एक बेसिक नॉलेज ऑफ MS देख लीजिएगा।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपका CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज, नंबर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया वगैरह जो है। और अगर हम बात करें MS ऑफिस में, तो आपको मालूम है कि MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन और वेब सर्वर वगैरह होगा। हो सकता है कि आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, उसमें आपका नेटवर्क रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, वैन और मॉडेम रहेगा। और अगर साइबर थोड़ा सा और एडवांस गया तो साइबर सिक्योरिटी में वायरस, मालवेयर, इंटरनेट सिक्योरिटी, और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली हाल फिलहाल में अगर कोई कहीं साइबर अटैक हुए हैं तो उससे रिलेटेड उसके जो जो वायरस यूज किया जाता है उस वायरस का नाम अक्सर पूछ दिया जाता है कि ये क्या है, मालवेयर है, वायरस है या क्या है, जो भी है, या नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल में कौन सा भी यूज हो रहा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें टेक्निकल पेपर का, तो टेक्निकल पेपर में सबसे पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बाबू इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसा कि आप डिप्लोमा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राइंग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स वगैरह रहते हैं, तो वो सिंबल्स वगैरह देख लीजिएगा कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ होता है। जनरली सिंबल पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन 2 हो जाएगा। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच गियर प्रोटेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम, industrial drives and control, utilization drives and control, utilization of electrical energy and management, एंड बेसिक मैनेजमेंट स्किल वगैरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी वही है जो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गए, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट थोड़ा फोकस कीजिएगा, मेजरमेंट से ज़्यादा आता है क्वेश्चंस, उसके डिवाइसेस के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशंस हो गया, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन से भी क्वेश्चंस अच्छा खासा रहता है। टेलीविजन इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स वगैरह रहते हैं। तो जनरली जो है ये आपका सिलेबस है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम है। क्या है? एक एग्ज़ाम है जिसमें जनरल को लाना है 40%, मिनिमम 40% लाना है, ठीक है। ओबीसी को 36.5% है, और SC ST सिमिलर उसी तरीके से और डाउन में है, आपका 33% के आसपास है ये आपका। और इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि रिटन एग्ज़ाम एक सीटिंग में ना हो कि 2 सीटिंग में हुआ या 3 सीटिंग में हुआ, हालांकि इसके पहले जो एग्ज़ाम होता था वो एक सीटिंग में हो जाता था क्योंकि ऑफलाइन होता था, बट चूँकि अब ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो हो सकता है कि 2-4 सीटिंग में हो। अगर 2-4 सीटिंग में है तो जेड मेथड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। जेड मेथड का इस्तेमाल करके जो है बताया जाएगा कि कैसे जेड मेथड का यूज करके किस तरीके से जो है आपका उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो प्रोसेस यूज होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसमें बस एक ही है, पहले रिटन है, रिटन होने के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। अच्छा, इसमें जो रिजल्ट आने वाला है बाबू वो 1:1 रहेगा, ठीक है। मतलब जिसका रिजल्ट दे दिया, अगर उसका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसका फाइनल सिलेक्शन तय है, ठीक है। उसकी समझ लीजिए कि सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट सही रहा तो, क्योंकि ये ऑलरेडी आयोग ने डिसाइड कर रखा है कि 1:1 का ही रिजल्ट देंगे, और पहले भी ऐसा ही हुआ है कि 1:1 का ही रिजल्ट आता है, और सीधा वेटिंग कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और लास्ट टाइम जो है विदिन 1 मंथ के अंदर जो है रिजल्ट दिया था, और 10 से 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करा लिया था। तो इस बार देखिए, आई होप सो कि इस बार भी ऐसा ही हो, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा तो 1 से 2 महीने, उससे ज़्यादा का समय नहीं लेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि आपको 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है,
कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड है, तो 1 साल जो है आपको फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, 1 साल आपको फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा और बाकी 2 साल आपका जो लेवल 8 का जो सैलरी बनता है वो आपको दिया जाएगा। अब ये फिक्स अमाउंट कितना होता है, तो फिक्स अमाउंट जो है वो 25,900 रुपीज़ है। ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट है जो कि 1 साल के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके 1 साल के बाद अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल, तो 1 साल के बाद जो आप अगले 2 साल प्रोबेशन पीरियड है उसमें लेवल 8 के हिसाब से सैलरी मिलेगा, जिसका करीब करीब 47,600 के आसपास जो है बेसिक है। और बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 7 PRC के हिसाब से कितना जाएगा, प्लस अलाउंस वगैरह है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो वो चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और है बाबू कि अगर आप 3 ईयर्स तक प्रोबेशन पीरियड कर रहे हैं और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, ठीक है, वो सही प्रोसेस नहीं हुआ, तो आपके प्रोबेशन पीरियड क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।